दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज हम मैप देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार, हम पठार का अध्ययन कर रहे थे तो पठार के अंतर्गत ही हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखने वाले हैं। ये जो पूरा आप पिक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का जो भूरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे एरिया को हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब इस प्रायद्वीपीय पठार की भूमि में भी बहुत सारे छोटे बड़े पठार हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार पड़ जाएगा, इधर बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, और नीचे आप देखोगे तो ये दंडकारण्य बस्तर का पठार है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में भी बहुत सारे पठार आ जाते हैं। तो उत्तर का ये मैदान आपको दिखाई दे रहा है, गंगा का मैदान आप देख रहे हैं। उत्तर भारतीय मैदान के आप दक्षिण में जब जाते हैं तो वहाँ पर पड़ता है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। जो गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ, इसके बाद ये क्या काम किया, उत्तर की तरफ खसक गए। ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ खसक गया, और बघेलखंड का जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, इससे नॉर्थ की तरफ खसका था और अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। इसका निर्माण की यदि हम बात करें तो कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, तो इसका जो निर्माण है आग्नेय चट्टानों से, काफ़ी पुरानी है और कठोर चट्टानें हैं। नदियों के मैदान से इसकी यदि हम हाइट देखें, जो ग्रीन कलर का आप एरिया देख रहे हैं ना, ये नदियों का मैदान है। नदियों के मैदान से यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो इसकी जो हाइट है लगभग 150 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर उठ गया है। इस पठार का यदि हम शेप की बात करें तो ये जो है हमें एक तिकोने रूप में दिखाई देता है, ट्रायंगल के शेप में हमें दिखाई देता है, और कहीं पर कटा फटा हुआ भूखंड है जिसकी हाइट है 600 से लेकर के 900 मीटर। ये तो था कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी इस पठार के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सीमा की। तो जैसे कि हम नॉर्थ की तरफ इसमें बढ़ते जाते हैं तो ये देखिए, ये नई दिल्ली हो गई। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है ये है अरावली पर्वत श्रेणी। इसका मतलब यदि हम नॉर्थ और पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो दिल्ली, इसके अलावा अरावली का विस्तार हमको दिखाई देता। अब हम बढ़ते हैं पूरब की तरफ में। पूरब की तरफ में आप देखोगे यहाँ पर ये देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका जो आप सीमा देखेंगे, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और जैसे ही हम इधर जाते हैं पश्चिम की तरफ में आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ में, तो ये देख रहे हैं आप गिर की पहाड़ियाँ। तो गिर की पहाड़ियाँ हम देख चुके। और साउथ में जब हम नीचे जाते हैं तो दक्षिण की तरफ यदि हम जाएंगे तो दक्षिण में पड़ती हैं इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्डमम की पहाड़ियाँ। ये देख लिए, ये इसका विस्तार हम देख रहे हैं। तो हम दक्षिण में भी चले गए हैं, पूरब में भी चले गए, उत्तर में भी चले गए, और दक्षिण में भी चले गए। तो ये चीज़ें प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती। इसके अलावा यदि हम पूरब और उत्तर की तरफ में जाते हैं तो सिलांग और कार्बी एंगलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। मतलब कि यदि हम उत्तर और पूरब की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर भी एक जो पठार की हम बात कर रहे हैं, कार्बी और एंगलांग पठार, ठीक है। कार्बी और एंगलांग पठार की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो भी इसी पठार का हिस्सा है। इसके अलावा यदि कुछ और हम खास बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो देखिए, यदि हम इस तरफ से मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ में बढ़ते हैं तो इसकी हाइट कैसे हो जाती, कम होते जाती है। ज़्यादातर आप देखोगे ये नदियाँ इसी ऊंचाई से निकली हैं, और उनकी जो अपने पानी को खाली करने की दिशा किधर है, इस तरफ पानी वो खाली करती हैं, ये वाले तरफ बंगाल की खाड़ी में। इधर पड़ जाएगा अरब सागर और इस तरफ पड़ जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो हम देख रहे हैं इसकी हाइट किधर ज़्यादा रहेगी, पश्चिम की तरफ में इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्थल आकृतियाँ बनती हैं इस प्रायद्वीपीय पठार में, जैसे कि टार भी है, ब्लॉक पर्वत है, इसके अलावा भ्रंश घाटियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं।
यदि हम पठार के पश्चिम वाले हिस्से की तरफ जाएं, ये गुजरात वाले हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं, पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जा रहे हैं, तो पठार का पश्चिम और उत्तर पश्चिम, मतलब ये हिस्सा और नॉर्थ वाला हिस्सा, इस तरफ यदि हम जाते हैं तो इस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मेनली यहाँ पर हमें काली मिट्टी दिखाई देती है। प्रायद्वीपीय पठार के कई सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमें भू उत्थान, निमज्जन, भ्रंश, विभंग, निर्माण प्रक्रिया के कारण कई पुनरावर्ती दौर से गुजरे, कई बार इनमें निर्माण और विध्वंस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखना है कि अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण भूकंप आता है, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नता है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधता, ऐसा क्यों हुआ कि कभी बिगड़ रहा है, कभी मिट रहा है, कभी बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर भूकंप जो है कहीं आता है, कहीं नहीं आता है। ठीक है, ये वाली यहाँ पर दिक्कत है। इसके बाद की जो पहली न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है विक्रम एस रॉकेट से संबंधित। इस रॉकेट को प्राइवेट कहा जा रहा है क्योंकि भारत की सरकारी डिपार्टमेंट इसरो के द्वारा इसको नहीं भेजा गया है। इसको भेजने का काम, इसको बनाने का काम किसने किया था? इस रॉकेट को, मतलब विक्रम एस को, हैदराबाद में एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इस कंपनी ने इसको बनाया। विक्रम एस की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी। इसका मतलब अब ये हो गया है जैसे कि कई सारे जो देश हैं वहाँ पर प्राइवेट कंपनियां भी अब अपने अपने रॉकेट बना के भेज रही हैं अंतरिक्ष में, तो ठीक उन्हीं प्रकार के देशों में भारत भी अब शामिल हो गया है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को बताता है। रॉकेट का नाम विक्रम एस भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष हैं पवन गोयनका। उनका कहना है ये भारत में निजी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। उन्होंने स्काई रूट को रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए अधिकृत की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने पर बधाई दी थी। तो भारत के लिए काफ़ी बड़ा अहम पल ये माना जा रहा है। तो पहली न्यूज़ हमारी थी विक्रम एक्स, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो और इन स्पेस को भी बधाई दी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022। ये जो है इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है। एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, एक्सेल शॉर्टकट में इसको कहा जाता है, एक्सेल अवार्ड 2022। इंडिया ने ये पुरस्कार जीत लिया है। कहाँ पर? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसने रिसीव किया है अवार्ड इन द कंट्री कैटेगरी। देश की कैटेगरी में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये इनाम को जीता है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड अपलाउड इंडियाज अचीवमेंट। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है और इंडिया की प्रशंसा को करने की लायक ये बात है कि इंडिया ने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। हमने इंश्योर किया था इंक्रीज्ड एक्सेस, ठीक है, हमने एक्सेस को बढ़ाया। इसके अलावा एडॉप्शन को भी बढ़ावा दिया था मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। मतलब कि जो गर्भ निरोधक उपाय हैं आज लोगों तक पहुंच पाए हैं, तो किस कारण से? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से वैसी फैमिली प्लानिंग की गई थी। एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग अनमेट नीड्स फॉर फैमिली प्लानिंग। तो ये अवार्ड की पिक्चर आप देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग अवार्ड, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड, एक्सेल अवार्ड 2022। देखिए, इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस किया है। ना केवल इम्प्रूविंग एक्सेस में पहुंच सुनिश्चित किया है, इसके अलावा लोग एडॉप्ट कर सकें मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, ताकि जो अनचाहे गर्भ से जो है महिलाएं बच सकें और जो अनचाहा बच्चा है वो ना आ पाए। इसके लिए
लोगों ने एडॉप्शन किया है मॉडर्न मेथड्स को, इनेबलिंग कपल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट फैमिली प्लानिंग। और इसके साथ साथ में डॉक्टर लोगों के पास पति पत्नी जाते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। ये सब रिफ्लेक्ट कहाँ से हुआ था हमें? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के डाटा से। यदि हम इस सर्वे की बात करें, ओवरऑल जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट रहा था वो बढ़ा है। मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव कितना कारगर हो पाया है, कितना इसकी एक्सेस है, कितने लोग इसको एफोर्डेबल है, कितना एफोर्ड कर पाए हैं, वो सब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं 54% से 67% हमारे देश में, यदि NFHS 4 के हम तुलना करते हैं तो। ये बात बताई जाती है यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ का और उल्लेख यहाँ पर किया जाता है कि हाल ही में 15 से लेकर के 49 आयु वर्ग में यदि हम देखते हैं तो ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, इनमें परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए डिमांड सेटिस्फाइड हमारी हो गई है। 2015-16 में कितना था? 66% था। 2019-20 में कितनी हो गई है? 76% हो गई है कि नहीं, हमारी जो डिमांड थी हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं, जिसने 2030 के लिए वर्ल्ड लेवल पर निर्धारित 75% SDG टारगेट, 2030 तक पूरे विश्व भर में टारगेट रखा गया था कि 75% ये होना चाहिए डेटा, इसको भारत ने पार कर लिया है। सरकार ने आधुनिक गर्भ निरोधक तक लोगों की आसान पहुंचाई, सस्ते दर पर। इसके बाद देखने वाले हम द हिंदू की प्रमुख खबरों को। तो द हिंदू की पहली खबर उठाने वाले हम डेटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित। डेटा प्रोटेक्शन बिल कुछ समय पहले हाल ही में न्यूज़ में रहा था। फिर से डेटा प्रोटेक्शन बिल में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ संशोधन किए गए हैं और इसका ड्राफ्ट सरकार ने तैयार करी है और पब्लिक कमेंट के लिए इसको जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से संशोधन होते हैं, पब्लिक यदि कमेंट करती है तो। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और भी अप्लाई होने वाली हैं, कहाँ कहाँ पर यह अप्लाई होता है? तो पर्सनल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स ऑनलाइन, यदि ऑनलाइन किसी के पर्सनल डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर यह कानून लागू हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात यह है, मेरे डाटा को ऑफलाइन कलेक्टेड किया गया है लेकिन बाद में उसका डिजिटलीकरण कर दिया गया है, वहाँ पर भी ये कानून लागू होता है। लेकिन ये जो एक्ट है वो किस चीज़ को एक्सक्लूड कर रहा है? पहले नंबर की बात यह है, पर्सनल डाटा जिसको प्रोसीड किया गया है किसके द्वारा? एक इंडिविजुअल के द्वारा फॉर पर्सनल या फिर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब कि कोई पर्सनल डाटा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है किसी इंडिविजुअल के द्वारा पर्सनल या फिर डोमेस्टिक पर्पस से, तो वहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर से भी चोरी करने के लिए एक रास्ता मिल गया है चोरों को। दूसरी नंबर की बात यह है, रिकॉर्डेड पर्सनल डाटा इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 100 ईयर्स। अब ऐसा कोई पर्सनल डाटा है जो कि एग्जिस्टेंस कर रहा है कम से भी कम 100 साल तक, वहाँ पर यह कानून लागू नहीं होता है। केंद्र सरकार सिग्निफिकेंटली रूप से क्या काम कर रही है, जो ड्राफ्ट बिल लेकर के आई है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के, उस पर रिवाइज करना चाहती है। ठीक है, इसमें सरकार ने क्या काम कर दी है, पेनाल्टी को काफ़ी मोटी रकम बना दी है, पेनाल्टी को काफ़ी ज़्यादा उसने बढ़ा दी है। पेनाल्टी की रकम हो सकती है 500 करोड़ रुपये तक की। इसके साथ साथ में कुछ रूल को ईज भी कर दिया गया है, सरल भी बना दिया गया है। यदि क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो हो रहा है, हमारे देश का डाटा बाहर जा रहा है, तो उसके लिए भी जो रास्ता था उसको सरकार ने सरल बना दिया है। तो आप ये कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए तो ये काफ़ी रिलीफ बड़ा कदम है। द रिवाइज्ड ड्राफ्ट, हम पुराने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, नए वाले की बात कर रहे हैं, जिसको आज हम बोलेंगे द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ऐसे टाइम में आया है जब लगभग 3 महीने बीत चुके हैं इसका जो पुराना अवतार रहा था, पुराना जो स्वरूप था, उसको पार्लियामेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। नया जो ड्राफ्ट बिल है जिसके अंतर्गत
विच स्टेक होल्डर कमेंट्स हैव बीन इन्वाइटेड, लोगों की तरफ से कहा गया है कि आप कमेंट करिए, अपने सुझाव भेजिए 17 दिसंबर तक। आल्सो नैरो डाउन द स्कोप ऑफ डाटा प्रोटेक्शन रिजीम टू पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, लीविंग आउट नॉन पर्सनल डाटा फ्रॉम इट्स एम्बिट, ए मूव वेलकम बाय द इंडस्ट्री। लेकिन कुछ भी कहो, फायदा इसमें किनको हो रहा है? इंडस्ट्री को ही हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनको हमें देखना है कि ये जो नया बिल सरकार लेकर के आई है, इसमें क्या प्रपोज़ल दिया गया है। इसमें ये प्रपोज़ल आया है कि ये नया बिल क्या कहता है, इम्पोज करेगा पेनाल्टी कितनी, 10,000 रुपया की, 10,000 की पेनाल्टी किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर यदि वो प्रोवाइड करता है अनवेरीफाइएबल, ऐसी सूचना जिसको वेरीफाई नहीं किया गया है, आप गलत सलत सूचना प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कब? जब आप अप्लाई कर रहे थे किसी डॉक्यूमेंट के लिए, सर्विस के लिए, या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए, या फिर वो रजिस्टरिंग करता है एक फॉल्स या फिर फ्रीवोलस। यहाँ एक वर्ड आया है फॉल्स या फिर फ्रीवोलस। फॉल्स का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि फॉल्स का मतलब होता है किसी के द्वारा गलत सूचना दिया जाना। तो इसमें आप ये समझ लीजिए हमारे जो डाटा है उसकी किस प्रकार से गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यदि आप जो है फ्रीवोलस इन्फॉर्मेशन देते हैं, फ्रीवोलस का मतलब होता है एकदम बेकार टाइप की जो होती है ना कंप्लेन, यदि आप ऐसी कंप्लेन को डाटा फिडूसरी, यहाँ एक वर्ड आया है फिडूसरी, तो डाटा फिडूसरी हम किसको बोलेंगे? जो कलेक्ट करेगा और प्रोसेस करेगा उस डाटा को, उसके रिगार्डिंग यदि आपने गलत सलत जानकारी दे दी है या फिर बोर्ड के साथ में गलत सलत जानकारी दे दी है, तो वहाँ पर भी फिर आप समझ लीजिए एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद कहा जाता है कि कैसे इंडिविजुअल की सहमति की ज़रूरत है या नहीं है। ये बिल ने क्या रिक्वायरमेंट किया है कि इंडिविजुअल की सहमति, कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी द बेसिस फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डाटा। मेरे डाटा को यदि कोई भी कंपनी प्रोसेस कर रही है तो सबसे पहले मेरे से अनुमति लेना पड़ेगा। अब ये सब जो हम चीज़ें देख रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप वगैरह जब नई नई पॉलिसी लेकर के आई थी तो उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चला था। व्हाट्सएप का कहना था कि आप हमारी पॉलिसी को अपनाओ और नहीं अपनाओगे तो अपना अकाउंट बंद कर लो, तो उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही है कि इंडिविजुअल की जो कंसेंट है ना वो बेस रहेगा, वो बेसिस रहेगा यदि किसी की भी पर्सनल डाटा को प्रोसेस करना है। यहाँ पर लेकिन कुछ छूट भी दी गई है। यहाँ पर एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट, किसके अलावा? सर्टेन सर्कुमस्टांस वेयर सीकिंग द कंसेंट ऑफ डाटा प्रिंसिपल इज इम्प्रैक्टिबल और इनएडवाइजेबल ड्यू टू प्रेसिंग कंसर्न। लेकिन कहीं कहीं पर जो है छूट देने की बात करी जाती है। इसके अलावा ये भी उल्लेख किया गया है डाटा प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या होना चाहिए, राइट टू विथड्रॉ हर कंसेंट। आप अपनी कंसेंट को कभी भी पीछे ले सकते नहीं, मैं सहमति नहीं देना चाहता, बिल में ये भी बात लिखी। इसके अलावा जो डाटा फिडूसरीज हैं, फिडूसरी मतलब जो आपके डाटा को ले रही है, जो कि कलेक्ट कर रही पर्सनल डाटा को फ्रॉम इंडिविजुअल, विल नीड टू प्रोवाइड आइटेमाइज्ड। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है ये देखिए, आइटेमाइज्ड नोटिस। आइटेमाइज्ड का मतलब होता है अलग अलग, आप अलग अलग नोटिस के माध्यम से सूचना दीजिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए क्लियर और एकदम साफ सुथरी लैंग्वेज में, कॉन्टेनिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल डाटा सॉर्ट एंड पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग। क्यों आपने लिए हो, क्या आपका पर्पस है, ये पूरी बात आपको साफ साफ बताना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा ये जो बिल है पावर देता है किसको, गवर्नमेंट को, कि ये ऑफर करेगा एग्जेम्पशन। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, एग्जेम्पशन मतलब छूट भी दी गई है फ्रॉम इट्स प्रोविजन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो एक ही हथियार से, एक ही गोली से बहुत सारे शिकार करना, या फिर एक ही सब्जी में सब कुछ को पका देना, ऐसी एक कहावत होती होगी। तो उसी के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है,
कोई भी एक्शन ले ले वो एक ही चीज़ कहती है, हमने तो ये चीज़ क्यों किए हैं, इंटरेस्ट ऑफ सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हमने करे हैं। तो ये खैर अच्छी बात भी है कि सरकार हमेशा से जो है अपनी सोवरनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की एकता और अखंडता को हमेशा से ही बनाए रखना चाहती है, लेकिन इसके चक्कर में कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इस कानून का, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई कंपनी हो। डाटा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि मेरा डाटा ले रहा है कोई और पता चला कि वो चुनाव जीत जा रहा है, चुनाव लड़ने में उसका यूज़ कर ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम एक चीज़ देख लेते हैं, यदि हम पुराने वर्जन की बात कर लें, अर्लियर जो वर्जन रहा था ड्राफ्ट बिल का, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सेटअप किया जाना ज़रूरी है ताकि प्रिवेंट किया जा सके मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। लेकिन ये जो रिवाइज बिल रहा है, इसने प्रपोज किया है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की, विच विल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसको नोटिफाई कौन करेगा, केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो भी इंडिया का जो पहला प्राइवेट रॉकेट रहा था, ठीक है, इसरो की तरफ से, इसरो के स्पेस क्राफ्ट के ऊपर जो रखकर हम इसको छोड़े हैं पहले रॉकेट को, उसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। 6 मीटर टाल है लॉन्च व्हीकल विक्रम एस इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नाम पर ही इस रॉकेट का नाम रखा गया है। द रॉकेट इज डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ बातें थी जिनको हम पहले से ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक नई बात हमको यहाँ पर सीखने को मिल रही है। इसको फाउंड किसने किया था, किसको, स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड को, पवन कुमार चंदाना एंड नाग भारथा ढाका। कब, जून 2018 में। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग स्पेस स्टार्टअप कंपनी रही है। तो अब देखिए किस प्रकार से प्राइवेट और सरकारी मिलकर के अब काम आगे करने वाले हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 से संबंधित। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो COP 27 में जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वो विकसित देशों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं लोगों के चलते चलते इतना ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। इन्होंने तो सब अपने यहाँ इंडस्ट्री लगा कर के कोयला पेट्रोल का यूज़ कर के अपने आप को विकसित की कैटेगरी में डाल लिया, अपना विकास कर लिया, और जब हमारी बारी आ रही है तो ये कहते हैं कि हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो, कोयला का इस्तेमाल मत करो, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं। इसीलिए इसकी भरपाई हम क्लाइमेट चेंज से कैसे करके लड़ेंगे। हम तो गरीब देश हैं, हम यदि पेट्रोल डीजल कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, तो हमें पैसा दो। तो गरीब और विकासशील देशों की यही डिमांड रही थी, लेकिन अमीर देश भी आनाकानी कर रहे हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ टाइम पहले ये घोषणा की गई थी, इसके पहले भी जो COP की जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो अमीर देश हैं हर साल $100 बिलियन किनको देंगे, गरीब देशों को देंगे। वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए COP 27 में कुछ मुद्दे उठाए गए थे कि हमें ऐसे से ऐसा करना है, हमें फंड चाहिए, और फंड जो है जो $100 बिलियन भी कम है, उससे दुगना तिगना पैसा हमको चाहिए। इस पर हम देख रहे हैं कि कंसेंसस मतलब सहमति नहीं बन पाई है, और COP 27 की जो बैठक है एक दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था COP 27 का, शर्म अल शेख, ठीक है, शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो देश है, मेंबर कंट्रीज हैं, वो एक आम सहमति नहीं बना पाए हैं। 27वें नंबर का जो एडिशन था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का शर्म अल शेख में, विच वाज शेड्यूल्ड टू एंड फ्राइडे। इसका शेड्यूल ये था कि शुक्रवार के दिन ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन इसको और बढ़ा दिया गया है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि इस दिन तक तो जो भी कामकाज था, जो भी बातचीत होना चाहिए था, वो ख़त्म हो जाएगा फ्राइडे के दिन,
लेकिन एक दिन का और प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा सा नेगोशिएशन किया जा सके कि ताकि जो है लॉजिकल रूप से इसका एंडिंग हो सके। कंसेंसस इज की टू सेवरल इशूज एंड एक्सटेंशन इज एन अटेम्प्ट टुवर्ड अचीविंग इट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुल मिलाकर के हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें, ऐसा हमारे यहाँ से भूपेंद्र यादव का कहना रहा था। तो स्कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इजिप्ट में, इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में। तो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि क्या कहता है, हम कमिटमेंट कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट 2015 के लिए। हम ये इंश्योर करेंगे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो सके हम इसको 1.5 डिग्री तक ही रोकने की कोशिश करेंगे। अचीविंग दिस द डॉक्यूमेंट सेड, क्या कहता है डॉक्यूमेंट, इमीडिएट डीप एंड सस्टेन्ड रिडक्शन करना है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में, एज वेल एज एक्सिलरेटेड करना पड़ेगा हमको फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। अमीर देश पैसा देंगे किनको? गरीब देशों को। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हमको रोकना है। इसके अलावा जो पैसे की मदद है उसमें भी हमें तेजी लाना होगा और थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं फॉरेन वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं फिर से एक मैप को। आज से हम कोशिश करेंगे कि इंडिया और दूसरा फॉरेन में कोई भी एक कंट्री या फिर फॉरेन में जियोग्राफिकल कोई लोकेशन है तो उसको हम डेली से डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी में अब हम कंटिन्यू रखेंगे। आज की जो न्यूज़ आई है वो बाल्टिक सागर को लेकर के आई है। तो पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये बाल्टिक सागर है। स्वीडन इस तरफ जाएंगे आप, स्वीडन किस तरफ पड़ेगा बाल्टिक सागर के? बाल्टिक सागर के ये पड़ जाएगा आपका पश्चिमी वाला एरिया। नॉर्थ और पश्चिम की तरफ में आप जाते हैं तो स्वीडन पड़ जाएगा। इस तरफ से पूरब की तरफ बढ़ेंगे आप तो फिनलैंड पड़ जाएगा। फिनलैंड के नीचे आप जाएंगे साउथ की तरफ में तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद पड़ जाता है आपका रसिया। ठीक है, तो बाल्टिक सागर का कुछ हिस्सा किधर पड़ता है? रसिया में भी है। फिनलैंड के नीचे आप जाते हैं, रसिया से लगा हुआ एस्टोनिया है। फिर रसिया से एक और बाउंड्री लगी हुई है लातविया की। एस्टोनिया और रसिया से इसकी बाउंड्री लगी है। और लातविया के नीचे तरफ आप देख रहे हैं लिथुआनिया है। ठीक है, उसके पीछे नीचे लिथुआनिया के पीछे आप यदि जाते हो तो कालिनग्राड ये रसिया का एक हिस्सा है। इसके नीचे फिर आप जाएंगे तो पोलैंड पड़ जाएगा। ठीक है, पोलैंड के बाद फिर नीचे में जाते हैं तो आप जर्मनी है, फिर डेनमार्क है, स्वीडन है। तो ये हम देख लिए हैं बाल्टिक सागर की लोकेशन यूरोप में कहाँ पर है। इससे संबंधित जो न्यूज़ आई है वो कोई खास नहीं रही है। इन्वेस्टिगेटिंग के दौरान ये पाया गया है, ये ट्रेस किया गया है कि कोई एक्सप्लोसिव हमें दिखाई दिया है बाल्टिक सागर की साइड में। वेयर 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन वर डैमेज इन एन एक्ट ऑफ ग्रॉस सेबोटेज। यहाँ पर आपको ये देखोगे कि 2 जो नेचुरल गैस पाइपलाइन हैं वो भी डैमेज हुई हैं।